साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाघ संरक्षण पर चौथे एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया है उसके संबंध में। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत का पक्ष प्रस्तुत किया है। यह जो सम्मेलन है यह ग्लोबल टाइगर फोरम GTF के सहयोग से मलेशिया में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मलेशिया में किया गया है। एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन 13 बाघ आबादी वाले देशों की एक बैठक है। इसमें वन्य बाघों की आबादी के संरक्षण की स्थिति और योजनाओं पर चर्चा की जाती है। यदि इन 13 देशों की बात करें तो इसमें आपका मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा जो कि 2010 में होती है, इसके अनुसार ये जो देश हैं, ये जो 13 देश हैं, ये देश ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम GTRP के लिए सहमत हुए हैं। इसमें वन्य बाघों की आबादी को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब यदि भारत द्वारा किए गए प्रयासों की बात करें बाघ संरक्षण के संबंध में, तो वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था भारत में। तो ध्यान रखिएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। इसके तहत भारत ने वर्ष 2022 के लक्ष्य से 4 वर्ष पहले अर्थात 2018 में ही बाघों की आबादी को दोगुना करने की उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त कर ली है। लक्ष्य 2022 तक है, परंतु भारत ने 2018 में ही प्राप्त कर लिया है। भारत में विश्व के कुल बाघों की जो आबादी का 70% हिस्सा जो है वो आपके भारत में है। इसके अतिरिक्त कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ये क्या है? तो यह मानदंडों का एक सेट है। यह बाघ स्थलों की यह जांच करने की अनुमति प्रदान करता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा। भारत के 14 टाइगर रिजर्व को पहले से ही अंतरराष्ट्रीय CATS अर्थात कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ करके 51 हो गई है। ये जो टाइगर रिजर्व है 18 बाघ आबादी वाले राज्यों में स्थित हैं। अब यहां पे कुछ अन्य चीजों की बात कर ले कि बाघ संरक्षण का महत्व क्या है। तो देखिए, भारत के बाघ संरक्षण के सफल मॉडल को अब अन्य वन्य जीवों जैसे कि शेर, डॉल्फिन, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता जैसे अन्य जो जंगली बिल्ली हैं, इनके संरक्षण के लिए अपनाया गया है। बाघ भारत के वन पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण हित महत्वपूर्ण है। भारत में बाघ ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों, मैंग्रोव दलदल, ऊंची घास भूमियों, शुष्क और नम पर्णपाती वनों तथा सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। बाघ पारिस्थितिक तंत्र में शीर्ष स्तर पर है। इस कारण पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को विनियमित करने और उसे स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डीप ओशन मिशन DOM ब्लू इकोनॉमी की ओर एक संभावित मार्ग है। तो देखिए, नौसेना प्रमुख और सरकार ने डीप ओशन मिशन के लिए सहयोग में वृद्धि करने संबंधी उपायों पर चर्चा की है। डीप ओशन मिशन की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है संसाधनों के लिए गहरे समुद्र में अन्वेषण करना है। साथ ही यह महासागरीय संसाधनों के संधारणीय उपयोग के लिए गहन समुद्री प्रौद्योगिकियों के विकास पर भी केंद्रित है। इस मिशन को 5 वर्षों की अवधि के लिए, कितने वर्ष की अवधि के लिए? 5 वर्षों की अवधि के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके तहत कुल 4077 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय डीप ओशन मिशन का नोडल मंत्रालय। ध्यान रखिएगा कि डीप ओशन मिशन जो है किस मंत्रालय के तहत है? तो पृथ्वी मंत्रालय के तहत है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब इसके डीप ओशन मिशन के जो घटक है और उसके उद्देश्य क्या है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पहला घटक है कि गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास। तो इसका उद्देश्य क्या है? एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। यह 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई मतलब 6 किलोमीटर नीचे तक ले जाने में सक्षम होगी। मध्य हिंद महासागर में बहुधात्विक पिंडों पॉलीमेटॉलिक नोडुल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली का विकास किया जाएगा इसके तहत। दूसरा जो है घटक महासागरीय जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास। तो देखिए, मौसमी से लेकर के
मौसमी से लेकर के समय के 10 वर्षीय पैमाने पर महत्वपूर्ण जलवायु कारकों के पूर्वानुमानों को समझना और प्रसारित करना। तीसरा घटक है गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार। गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार। तो इस घटक का उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म जीवों सहित गहरे समुद्र की वनस्पतियों और जीवों की खोज करना, साथ ही गहरे समुद्र के जैव संसाधनों के संधारणीय उपयोग पर अध्ययन करना। चौथा घटक है गहन समुद्री सर्वेक्षण और अन्वेषण। हिंद महासागर के मध्य महासागरीय कटक से संबद्ध क्षेत्र में बहुधात्विक हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिज भंडारों का पता लगाना और उनकी पहचान करना। अगला घटक है पांचवा, महासागर से ऊर्जा और ताजा जल की प्राप्ति करना। तो इसके अंतर्गत अपतटीय महासागरीय तापीय ऊर्जा परिवर्तन OTEC द्वारा संचालित विलवणीकरण संयंत्र, ठीक है, जहां जो समुद्र का जल उसे विलवणीकरण किया जाता है, तो संयंत्र के लिए अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करना। आखिरी है समुद्री जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन। तो समुद्री जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मानव क्षमता तथा उद्यम का विकास करना। यह घटक अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोग और उत्पाद विकास में परिवर्तित करेगा। आगे चलते हैं। एक रिपोर्ट के पूर्वानुमानों के अनुसार हाइड्रोजन लागत में वर्ष 2050 तक 95% से अधिक की गिरावट की संभावना है। अब यदि इसके बारे में बात करें तो हाल ही में रीथिंक एनर्जी रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक हाइड्रोजन ऊर्जा क्षेत्र में $10 ट्रिलियन का निवेश किया जाएगा। इससे ईंधन की लागत में कमी आएगी तथा ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन जो है एक स्वच्छ ईंधन है। यह ईंधन सेल में खपत होने पर केवल जल का उत्पादन करता है, मतलब इसका बाई प्रोडक्ट जो है वो केवल जल होता है। तो इस प्रकार से यह नुकसानदायक नहीं है। हाइड्रोजन का उत्पादन विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से किया जा सकता है। इनमें प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, बायोमास तथा सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प शामिल हैं। इसके जो रिपोर्ट है इसके मुख्य निष्कर्षों की पहले बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन की वर्तमान कीमत लगभग $3.7 प्रति किलोग्राम है। इसकी कीमत वर्ष 2035 में गिरकर $1 प्रति किलोग्राम हो जाएगी और 2050 तक यह लगभग $0.75 प्रति किलोग्राम होने का अनुमान है। हाइड्रोजन की वार्षिक मांग के वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर 771 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण उद्योगों द्वारा विकार्बनीकरण के प्रयासों में तेजी लाना है। तीसरा, हाइड्रोजन विश्व भर में 25% ऊर्जा उपभोग को कार्बन से मुक्त करेगी। साथ ही इस प्रकार यह ऊर्जा आपूर्ति का सबसे अधिक किफायती साधन बन जाएगी 2050 तक। ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी अक्षय ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन के बीच अंतर को समाप्त कर देगी। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन तेल और गैस का स्थान ले लेगी। इससे भू राजनीति और स्वच्छ वस्तुओं के व्यापार के लिए एक नया परिदृश्य निर्मित होगा। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर और पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा, उसी प्रकार से पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से या निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होती है। आगे इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन ऊर्जा परितंत्र के बारे में बात करें तो इसका उत्पादन के लिए कैसे करते हैं, तो उत्पादन के लिए विभिन्न प्रणालियां हैं, जैसे स्टीम मीथन रिफॉर्मिंग तकनीक, आंशिक ऑक्सीकरण के द्वारा, कोयला गैसीकरण, बायोमास गैसीकरण और ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन, ताप रासायनिक प्रक्रियाएं। अब इसका भंडारण कैसे होता है, तो भूमिगत गुफाओं में संपीड़ित गैस के रूप में, संपीड़ित गैस टैंक के रूप में, क्रायो संपीड़ित टैंक में, तरल अवस्था, ठोस अवस्था, इन फॉर्मों में इनको भंडारित किया जाता है। परिवहन कैसे होता है इसका, तो इसको भी विभिन्न प्रकार से इसका परिवहन किया जाता है। संपीड़ित हाइड्रोजन के लिए पाइपलाइन के इस्तेमाल से, संपीड़ित गैस ट्यूब ट्रेलर के माध्यम से, तरलीकृत हाइड्रोजन ट्रक के माध्यम से और हाइड्रोजन CNG मिश्रण के माध्यम से, उच्च ऊर्जा घनत्व वाहक के माध्यम से। उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग ईंधन सेल वाहन में, हाइड्रोजन हाइब्रिड वाहन में, विद्युत उत्पादन, रासायनिक उद्योग, उर्वरक उद्योग, रिफाइनरीज, इन सभी जगह पे इसका उद्योग होता है। आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने PSC ने विधि आयोग के वर्ष 2017 के हेट स्पीच के प्रस्तावों को दोहराया है।
देखिए, संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष ने यह अनुरोध किया है कि हेट स्पीच अथवा घृणा वाक के मामलों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए। हाल ही में हेट स्पीच के माध्यम से धर्म, जाति और समुदायों के मध्य शत्रुता एवं वैमनस्य फैलाने के कई मामले सामने आए हैं। जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में विधि आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने वर्ष 2017 में अपनी 267वीं रिपोर्ट में इस मुद्दे पर कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की थी। जो प्रमुख सिफारिशें उनकी बात करें तो विधि आयोग ने हेट स्पीच की परिभाषा स्पष्ट की थी। हेट स्पीच किसी व्यक्ति को लिखे गए या बोले गए शब्दों, संकेतों या उसकी सुनने अथवा देखने की सीमा के भीतर होने वाली दृश्य प्रस्तुति द्वारा उसे डराने, चेतावनी देने या हिंसा के लिए उकसाने से संबंधित है। वर्तमान में हेट स्पीच की कोई विशेष कानूनी परिभाषा नहीं है। आयोग ने हेट स्पीच को रोकने के लिए आपराधिक कानूनों में कुछ अन्य प्रावधान जोड़ने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को मानकर भारतीय दंड संहिता में निम्नलिखित 2 नई धाराओं को शामिल किया गया था। पहला, धारा 153C 153C ये घृणा को बढ़ावा देने वाले कृत्यों पर रोक लगाने के लिए प्रावधान करता है। और दूसरा है धारा 505A में कुछ मामलों में डराने, धमकी देने या हिंसा के लिए उकसाने के कृत्यों को अपराध घोषित किया गया है। इन 2 नए प्रावधानों में हेट स्पीच के अपराध के लिए 1 से 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव किया गया था। विश्वनाथन समिति 2019 और बेज बारुआ समिति 2014 की रिपोर्ट में भी इस प्रकार के संशोधनों का प्रस्ताव दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ समिति और बेज बारुआ समिति में भी हेट स्पीच के बारे में बात की गई है। आगे हेट स्पीच से निपटने के लिए वर्तमान कानूनी जो प्रावधान है उनकी बात करें तो आईपीसी की धारा 153A 153A और 153B ये 2 समूहों के बीच शत्रुता और घृणा पैदा करने वाले कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है। आईपीसी की धारा 295A यह ऐसे दंडात्मक कृत्यों से संबंधित है जो जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को हानि पहुंचाते हैं। तीसरा, धारा 505(1) और 505(2) ये धाराएं विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा पैदा करने वाली सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को अपराध घोषित करती हैं। चौथा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 जो है यह अव्यक्त की स्वतंत्रता के गैर कानूनी उपयोग के दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करती है। आगे चलते हैं। अगला है देशज ज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल आगे का मार्ग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो देखिए, देशज ज्ञान या पारंपरिक ज्ञान एक समुदाय के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित, सतत और आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित होने वाली जानकारी, अनुभव, कौशल एवं प्रथाएं हैं। यह ज्ञान अक्सर उनकी सांस्कृतिक या आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा होता है। भारत में देशज और जनजातीय लोगों से जुड़ा एक समृद्ध जनजातीय ज्ञान का आधार मौजूद है। ये समुदाय वन्य पौधों और वन्य जीवों के निकट संपर्क में रहते हैं। ये भोजन, दवाई और घर बनाने के लिए वन्य सामग्री हेतु इन पर निर्भर होते हैं। वर्ष 1978 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करने के लिए देशज ज्ञान के उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल दिया गया था। इस दौरान विश्व स्वास्थ्य सभा ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के संभावित उपयोग की घोषणा की थी। साथ ही सदस्य देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करने का आग्रह भी किया था। पारंपरिक ज्ञान के मुद्दों में जो चीजें शामिल है उसमें है नई पीढ़ियों की जनजातीय संस्कृतियों व अधिवासों से दूर जाने के कारण पारंपरिक ज्ञान में गिरावट आ रही है। दूसरा, पारंपरिक ज्ञान पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण की उपेक्षा भी इसके प्रमुख मुद्दों में शामिल है। सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए जो प्रमुख कदम है उनकी बात करें तो आयुष के सहयोग से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL शुरू की है। इसका उद्देश्य भारतीय हर्बल औषधियों के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना है। दूसरा, जैव विविधता अधिनियम 2002 यह लागू किया गया है। इसमें पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण व रखरखाव से संबंधित प्रावधान किए गए। साथ ही इस ज्ञान से मिलने वाले लाभों को समुदायों के साथ उचित तरीके से बांटने को भी उपबंध किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया जाना और वित्त की भूमिका, इसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो देखिए, हाल ही में नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया ने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को खुदरा ऋण के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के महत्व को रेखांकित करती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता प्राप्त उधार क्षेत्र PSL श्रेणी में शामिल करना चाहिए, इसके अनुसार बताया गया है। इससे
वित्तीय क्षेत्र आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने, यदि हम लोग ऋण के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1972 में 1972 में PSL प्राथमिकता प्राप्त उधार क्षेत्र संबंधी दिशा निर्देश प्रस्तुत किए थे। इनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों तक वित्तीय पहुंच का विस्तार करना था। यह कार्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर किया जाना था। उल्लेखनीय है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उच्च रोजगार पैदा करने तथा गरीबी को समाप्त करने की क्षमता है, लेकिन इस क्षेत्र को बहुत कम बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हैं। दूसरा पॉइंट, इस ऋण को प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले वर्तमान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में शामिल क्या है? कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अर्थात MSME, आवासन, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, सामाजिक बुनियादी ढांचा, निर्यात ऋण, स्वयं सहायता समूह एवं स्टार्टअप, समाज के कमजोर वर्ग इत्यादि, ये आपके PSL के तहत आते हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत आते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्त पोषण बढ़ाने हेतु PSL प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की क्षमता के बारे में बात करें तो PSL अर्थात प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने से बैंक को इस क्षेत्र के लिए ऋण बढ़ोतरी हेतु प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्त प्रदान कर सकेंगे। दूसरा, भारत के वित्तीय उद्योग में इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक वाहनों को खुदरा ऋण वाली श्रेणी में शामिल करने से बाजार को इस क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत दिया जा सकता है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के प्रति निवेशकों में विश्वास की वृद्धि होने की संभावना है। कुछ अन्य चीजों की बात करें तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से संबंधित दिशा निर्देशों में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को शामिल करना। तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और उसके ऋण संबंधी दिशा निर्देश क्या है और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में शामिल क्या है? तो सबसे पहले कृषि की बात कर लेते हैं। ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल है। तो ऋण संबंधी दिशा निर्देश जो है, इसके लिए किसानों के लिए सौर उपकरणों हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें शामिल क्या है? तो स्टैंड अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करना। इसके अतिरिक्त बंजर या परती भूमि पर या किसान के स्वामित्व वाली कृषि भूमि में शहतीरों या स्टिल्ट्स पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। नवीकरणीय ऊर्जा, इसको भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके तहत जो दिशा निर्देश हैं, वाणिज्यिक उधारकर्ताओं के लिए 30 करोड़ रुपए और परिवारों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने का दिशा निर्देश है। वहीं इसमें शामिल जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां हैं, तो सौर ऊर्जा आधारित विद्युत जनरेटर, बायोमास आधारित विद्युत जनरेटर, पवन चक्कियां, सूक्ष्म जल संयंत्र आदि। नवीकरणीय ऊर्जा आधारित सार्वजनिक उपयोगिताएं अर्थात स्ट्रीट लाइटिंग व्यवस्था तथा दूरस्थ गांवों का विद्युतीकरण भी इसी के तहत आएगा। आगे चलते हैं, जो सुर्खियों में रही चीजें हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। तो देखिए, ये तीनों उत्तर पूर्वी राज्यों को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत त्रिपुरा और मणिपुर की पूर्ववर्ती रियासतों को अक्टूबर 1949 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। बाद में 21 जनवरी 1972 को इन राज्यों को पूर्ण राज्य का राज्य बनाया गया, त्रिपुरा, मणिपुर। और इसी तिथि को पूर्ण राज्य बनने से पहले तक मेघालय असम का हिस्सा था। तो मतलब इस तिथि को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा तत्कालीन संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी वर्ष 1971 के अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आए थे। आगे चलते हैं, RTI के तहत स्वतः घोषणा के संबंध में। तो उच्चतम न्यायालय में याचिका के रूप में एक मामला सामने आया है। इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्वतः प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करने की मांग की गई है। अधिनियम की धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि लोक अधिकारी को संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को अधिकाधिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। इससे जनता सूचना प्राप्त करने के लिए इस कानून को कम से कम प्रयोग करेगी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS के बारे में। देखिए, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री ने भारतीय मिशनों से विदेशों में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया है। साथ ही बड़े निगमों के समक्ष प्रस्तुतियों के माध्यम से इस पर अधिक जागरूकता पैदा करने का भी सुझाव दिया है। हाल ही में गुजरात में रिसाइकलिंग वाहन स्क्रैपेज सुविधा के लिए NSWS राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल के माध्यम से पहली मंजूरी दी गई है। तो ध्यान रखिए, कहां पे? गुजरात में। यह अनुमोदन 63
63 दिनों की समय सीमा के अंदर करना संभव हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के उपयोग को विदेशों में भी बढ़ावा देना जरूरी है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए एक डिजिटल मंच है। यह उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदनों की पहचान करने और आवेदन करने में सहायता करता है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल पर 32 केंद्रीय मंत्रालय विभागों में नो योर अप्रूवल्स सेवा दी गई, KYA। आप बैंकों के संबंध में KYC सुने होंगे, नो योर कस्टमर, यहाँ पे KYA है, नो योर अप्रूवल्स सेवा दी गई है। इस पोर्टल पर 14 राज्य इस समय वर्तमान में है। अगला है ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन के संबंध में। तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम ने FSI ने OSM अर्थात ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन को लागू करने की रूपरेखा तैयार की है। यह केंद्रीय पूल के लिए भंडारित खाद्यान्नों हेतु सूचना के एकल स्रोत की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए केंद्रीय पोर्टल के साथ राज्य पोर्टलों को एकीकृत किया गया है। आपका ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन जो है विकेंद्रीकृत खरीद DPC वाले राज्यों में भंडारण प्रबंधन और प्रयोगों का एक तंत्र विकसित करेगा। इसका महत्व क्या है? तो यह खाद्य भंडारण की लागत में कमी करेगा, रिसाव को खत्म करेगा तथा भंडारण में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। आगे बात करते हैं स्टार्टअप्स पर नैसकॉम की रिपोर्ट के संदर्भ में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार, नैसकॉम की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में 2250 से ज्यादा स्टार्टअप अस्तित्व में है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 600 स्टार्टअप्स अधिक हैं। स्टार्टअप्स ने वर्ष 2021 में 24.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए थे। यह कोविड पूर्व स्तरों की तुलना में 2 गुना अधिक है। स्टार्टअप्स ने 6.6 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 34.1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए हैं। वर्ष 2021 में ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल और चीन की तुलना में भारतीय स्टार्टअप्स द्वारा किए गए सौदों एवं स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में उच्चतम विकास दर रही है भारत की। आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार के बारे में। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में रहने वाले 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। यह नवाचार, शैक्षणिक उपलब्धि, खेल, कला एवं संस्कृत, समाज सेवा और बहादुरी से 6 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 6 क्षेत्रों में असाधारण क्षमता तथा उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेता प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस वर्ष पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, पहली बार यहां पर ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आगे बात करते हैं अमर जवान ज्योति की। तो सरकार जो है इंडिया गेट पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति की शाश्वत लौ का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो कि 2019 में स्थापित किया गया है, की ज्योति में विलय करेगी। अमर जवान ज्योति के बारे में बात करें तो इसे वर्ष 1972 में 1972 में स्थापित किया गया था। इसकी वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में स्थापित की गई थी, यह स्थापना की गई थी। यह स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न युद्धों और संघर्षों में देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि का प्रतीक है। आगे बात करते हैं जीवित जड़ सेतु लिविंग रूट ब्रिज के बारे में। तो देखिए, जीवित जड़ सेतु के लिए यूनेस्को विरासत दर्जे की मांग की जा रही है। ये सेतु जो है, ये जो प्राकृतिक पुल है, ये मेघालय के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में फाइकस इलास्टिक वृक्षों पर झूला रूपी सेतु है। फाइकस इलास्टिका वृक्ष जो है मेघालय के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में उगता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके जो प्राकृतिक पुल है कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। ये सेतु जो है 15 फीट से लेकर 250 फीट तक की लंबाई में होते हैं। इन्हें देशज खासी जनजातियों द्वारा विकसित किया जाता है। इनके निर्माण में 15 से 30 वर्षों तक का समय लगता है। ये कई शताब्दियों तक अस्तित्व में रह सकते हैं। इसका महत्व क्या है? सामग्री और रखरखाव की न्यूनतम लागत है। यहाँ पर कोई पर्यावरणीय क्षति नहीं, कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, तूफान और अचानक बाढ़ से चरम जलवायु परिस्थितियों में असाधारण मजबूती इत्यादि इनके गुण हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन चीजों को इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।